मतलब ये ग्रांटेड मत लो, मैं जितना मेहनत करता हूँ उसका तुम 20% भी मेहनत कर दोगे तो कल्याण हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के लिए इतने घंटे एनालिटिकल तरीके से पढ़ना, रिसर्च करना, क्वेश्चन पीवाईक्यू को समझाना, थीम, फिर उस पर आंसर आपको उपलब्ध कराना, उस पर डिस्कशन करना, ये बहुत बड़ा प्रयास है। आपका कल्याण हो, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ज्ञान हो, अप्रोच डेवलप हो, आंसर लिख पाओ, ये सारा उद्देश्य है। तो उसमें पार्टिसिपेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। GS3 चल रहा है। GS3 में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों में, और फिर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर उन पर कुछ प्रश्न, उन पर सामान्य चर्चा और आपके सवाल जवाब भी हमारे होते हैं। तो पहले आपको दिखाता हूँ टॉपिक। कल का जो सेशन हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। देखिए भैया, सोशल जस्टिस हो गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया था, ये हो गया ऑलरेडी, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन वगैरह शायद हो गया है। इंडस्ट्रियल क्या है, चेंजेज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इफेक्ट ऑन ग्रोथ, ये हो चुका है। कल ही इसको क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, डिस्कशन अपलोडेड है, मॉडल आंसर भी अपलोडेड है। अब ये सवाल बनता है आज अगले टॉपिक का। इकोनॉमी जो पहला पिलर है हमारा, उसमें ये टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, ये सब सवाल। अब चूँकि पोर्ट, रोड, अपने पास अधिकतर वही स्टूडेंट्स हैं जो भगीरथ और अग्नि परीक्षा यहाँ से आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त कवरेज कराया है बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना पूछेगा भी नहीं। एनर्जी वाला जो सेक्टर है वो सदाबहार है, इस पर पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और एनर्जी पे इसलिए पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने हर मंडल में एक सोलर सिटी वाला प्रोजेक्ट चालू किया है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन से गुजर रहा है, किस तरह से भारत को एक एनर्जी सिक्योर कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए। तो इस सवाल की पूछे जाने की संभावना है, इस पर पूछे जाने की संभावना अच्छी खासी है। हर साल नई नई पॉलिसी आ रही हैं। म्यूट करके रखना भैया, कहना ना पड़े दोबारा। तो सोलर पॉलिसी, बायोफ्यूल पॉलिसी, हाइड्रोजन पॉलिसी, ढेर सारी पॉलिसी आ रही हैं। पूरा देश एनर्जी सिक्योरिटी की कोशिश कर रहा है, राज्य एनर्जी सिक्योरिटी की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगा इस पर सवाल देखना जरूरी बनता है। अब नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017, ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि 2018 में जब ये सवाल पूछा गया उसके पहले पॉलिसी आ चुकी थी। उसके बाद 2019 में एनर्जी क्राइसिस जो हुई थी इलेक्शन के जस्ट पहले, उस पर सवाल उसने पूछा। कोल सप्लाई बंद हो गया था, कम हो गया था, इसकी वजह से क्राइसिस आई थी, ग्रिड फेलियर के भी चांसेस थे, कुछ एनर्जी सिक्योरिटी प्रभावित हुई थी। और फिर यही सारे सवाल थे। यहाँ पे एक सवाल और, भारत की ऊर्जा संसाधनों की डिमांड लगातार बढ़ रही, सरकार क्या कदम उठा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए विशेषता। यूपीएससी ने भी मोर और लेस एनर्जी पे ज़्यादा सवाल पूछे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे और ज़्यादा। इसके बाद एग्रीकल्चर चालू होगा। लेकिन इन एनर्जी के सभी क्वेश्चंस को मिला करके हम जो चर्चा करेंगे उसके बाद से एनर्जी पे कुछ भी पूछ ले, रिन्यूएबल एनर्जी और उसमें भी जो भी एनर्जी पूछना चाहे पूछ ले, तुम कर लोगे। तो हमने यूपीपीसीएस के 2 क्वेश्चन को थीम बनाया कि नेशनल एनर्जी पॉलिसी और गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट कर रही, क्राइसिस कैसे है, और एक नया प्रश्न बना दिया कि भारत में अब खाली पीवाईक्यू आप डिस्कस करोगे तो फिर वो आउटडेटेड हो चुका है, वो काम का नहीं है। तो पीवाईक्यू का थीम लेना होता है। पीवाईक्यू का थीम लेता हूँ, उसको मिक्स करता हूँ, एक नया प्रश्न बनाता हूँ और उस पर 360 डिग्री चर्चा करते हैं। पीवाईक्यू भी हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है। संतोष के लिए खाली पीवाईक्यू का आंसर लिखा हुआ है, पीवाईक्यू का आंसर, तो बहुत बच्चों वाली बात। तो भारत में ऊर्जा सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, उसका आपको एक क्रिटिकली इसलिए बोल दिया क्योंकि लिमिटेशन बता सको, वे फॉरवर्ड बता सको। ये क्वेश्चन 100-200 शब्दों का नहीं है, 2000 शब्दों का आंसर है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको भी मिलेंगे 7 से 8 मिनट। आप इन पर चर्चा लिखिए अच्छे से और फिर इन पर होलिस्टिकली हम चर्चा करेंगे।
आप अपनी कॉपी को सबमिट कीजिएगा ग्रुप में। फिर से समझा देता हूँ, भारत में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या प्रयास किए गए हैं उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। लिखोगे कैसे? इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आप करंट सिचुएशन बताओगे कि इंडिया इज गोइंग थ्रू द एनर्जी ट्रांजिशन, दिस एनर्जी, जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका जिक्र कर सकते हो, जो टोटल इंपोर्ट है उसका जिक्र कर सकते हो, और एनर्जी में किस तरीके से रिफॉर्म लाने की जरूरत है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उसका जिक्र कर सकते हो। बाद में गवर्नमेंट की क्या क्या एफर्ट्स हैं अलग अलग सेक्टर में वो बता सकते हो, लिमिटेशन बता सकते हो, आगे वे फॉरवर्ड बता सकते हो। कुल मिला के एक इंट्रो, गवर्नमेंट के एफर्ट, लिमिटेशन, वे फॉरवर्ड, ये 3-4 हिस्से हैं। अच्छे से लिखिए, 7-8 मिनट बाद मिलते हैं। तो सवाल था आज का कि भारत में ऊर्जा सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट जो GS3 में आता है इकोनॉमी की थीम में, पिलर 1 में, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी को लेकर के कई बार UPPCS ने सवाल पूछा है, UPSC ने भी पूछा है। उसको मर्ज करके अम्ब्रेला क्वेश्चन तैयार किया, भारत में ऊर्जा सुरक्षा हेतु किए गए प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली इवेल्युएट द एफर्ट्स मेड फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया। और इसको अटेम्प्ट कैसे करना था बता चुका हूँ कि आपको बताना था कि भारत में पहले तो इंट्रोडक्शन देना था, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के जो भी स्टेटस है, जो करंट सिनेरियो है, उस पर आपको एक अच्छा इंट्रो देना था। भारत एक एनर्जी ट्रांजिशन से गुजर रहा है ये बताना था। फिर सरकार के प्रयास, लिमिटेशन और वे फॉरवर्ड। अगर मैं बात करूं तो इंडिया अब भी, पहले तो बात करता हूं कि भारत ने पंचामृत का जो टारगेट दिया 2050 तक, 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी हासिल करने की भारत कोशिश करेगा, नेट जीरो हासिल करने की भारत कोशिश करेगा, और 2030 तक भारत 1 बिलियन CO2 कम करेगा। इसके अलावा अभी का जो उत्सर्जन है, जो एमिशन है, इस लेवल से 2030 तक 45% कम करेगा इंटेंसिटी। भारत ने ये भी कहा है कि 2030 तक लगभग 500 गीगावाट एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी जो उत्साहजनक डेटा है, जनवरी 2025 का डेटा कहता है कि भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 46% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लिया है। ये देखते हुए भी कि भारत ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। चिंता की बात यह है कि वर्तमान में 80% क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है दुनिया पर हमारी, यानी कि 100 बैरल तेल अगर हम मंगाते हैं तो 80 बैरल तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, 20 बैरल तेल ही सिर्फ हम भारत में प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके अलावा हम गैस की बात करें, नेचुरल गैस की, तो लगभग 55% नेचुरल गैस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दुनिया से। एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए भी चैलेंजिंग है भारत के लिए क्योंकि भारत एक नेट एनर्जी इंपोर्टर कंट्री है। पूरी दुनिया में ये तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर कंट्री है। वर्तमान में 5 मिलियन बैरल पर डे की हमारी खपत है, इतना हम इंपोर्ट करते हैं। 2035 तक ये लगभग, फिलहाल के लिए 3 मिलियन बैरल कुछ ऐसा है, और 2035 तक ये बढ़ करके 9 बिलियन बैरल पर डे के हिसाब से होने वाला है, जो काफ़ी चैलेंजिंग होगा। और उस समय तक 2035 तक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जो एक इंसाइट है, रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 96% पेट्रोलियम का इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा, जो एक और चिंता के विषय है भारत के लिए। अगर हम सरकार के प्रयासों की बात करें तो सरकार ने डिफरेंट स्तर पर प्रयास किया है। उन्होंने 4 पिलर बताया है। एनर्जी ट्रांजिशन जिस तरीके से भारत में हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल या फॉसिल फ्यूल की तरफ से रिन्यूएबल या नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। भारत ने पहला काम किया है कि एनर्जी इंपोर्ट को कम करने के लिए एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, E&P, अभी कुछ महीने पहले ही, शायद लास्ट मंथ ही, हरदीप पुरी ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि जब बजट आया था उस दौरान कि हम E&P के मॉडल पे काम कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन। ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो K2 बेसिन हो, अपना कृष्णा गोदावरी का बेसिन हो, बॉम्बे हाई हो, असम हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहाँ भी पेट्रोलियम के बास्केट होंगे, नेचुरल गैस के बास्केट होंगे, हम वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं, हम मीथेन गैस के लिए भी एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम मीथेन हाइड्रेट के लिए भी काम करेंगे, सेल गैस के लिए भी काम करेंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम अमेरिका से बातचीत तरह चल रही है ताकि हम टेक्नोलॉजी वगैरह में कुछ कॉपरेशन कर सकें। तो पहला हो गया एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि खोज और उत्पादन। दूसरा
एनर्जी सिक्योरिटी अगर बेहतर करनी है तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट बनाना होगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर रोबस्ट बनाना है तो उसके लिए आपको ग्रिड में बहुत इन्वेस्ट करना होगा। भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने वन नेशन वन ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट रखा है उसका उद्देश्य यह है कि अगर मैं अपने घर में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करूँ अपने छत पे रूफटॉप सोलर लगा करके, तो कम से कम हमारी अगर खपत, हमारा कंजम्पशन 10 यूनिट है और हम 20 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो 10 यूनिट हम बेचना चाहते हैं सरकार को ताकि हमें पैसा मिल जाए नेट मीटरिंग की सहायता से। तो नेट मीटरिंग लग जाएगा लेकिन वो बिजली ग्रिड में जाए ताकि जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे डिमांड है वहाँ सप्लाई हो सके। उसके लिए पूरे देश के ग्रिड को कनेक्टेड होना होगा, आपस में इंटरकनेक्शन होना होगा। तो वन नेशन वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट जो भारत सरकार लेकर के चल रही है, ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया एक शानदार पहल है। एनर्जी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी मिक्स को लेकर भारत सरकार बहुत सीरियस है। जनवरी 2025 का डेटा कहता है कि भारत ने 203 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से प्राप्त कर लिया है, यानी कि 200 गीगावाट हम उत्पादन करने लगे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। जनवरी 2025 का डेटा है और सरकार चाहती है कि सोलर एनर्जी, स्पेशली राजस्थान, गुजरात में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बहुत ज़्यादा स्कोप है, वहाँ से हम इस एनर्जी मिक्स को ज़्यादा हासिल करें। फिलहाल के लिए ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें राजस्थान पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। भारत सरकार की कोशिश है कि इस एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को हम और बढ़ाएं और जो भी जियोग्राफिकल एरिया जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पज के लिए अनुकूल है, जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइव स्टॉक हैं और बायोगैस वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बन सकती है, या फीड स्टॉक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बायो एनर्जी बहुत अच्छी जनरेट हो सकती है, तो वहाँ उसके प्लांट लगाए जाएँ। ऑफशोर विंड के लिए समुद्री एरियाज को पकड़ा जाए, राजस्थान और गुजरात जैसी जगहों पर सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इस तरीके की सरकार की कोशिश चल रही है। इसके अलावा सरकार ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। आपको पता होगा, प्रीलिम में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भर भर के पढ़ा होगा सस्ती मैगजीन, कि भारत ने पेट्रोलियम रिजर्व कभी पादुर में, कभी मंगलौर में, कभी यहाँ कभी वहाँ बना रहा है, कोशिश कर रहा है। मैं डेटा देख रहा था सरकार का, फिलहाल के लिए भारत में 9.5 दिन का, लगभग 9.5 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यानी कि जो बड़े बड़े चट्टानी एरियाज होते हैं, पहाड़ की गुफाएं होती हैं, या बनाया जाता है नीचे सुरंग के माध्यम से, जहाँ पे पेट्रोल को स्टोर करके रखा जाएगा ताकि युद्ध की स्थिति में या किसी गल्फ वार जैसी सिचुएशन में भारत उस अपनी पेट्रोलियम का, या मूल्य बहुत ज़्यादा, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसका उपयोग कर सके, निकाल सके। 9.5 दिन तक वो हमारा तेल चल सकता है। इसको बढ़ा करके अगर 15-20 दिन तक या 1 महीने तक खींच करके पहुँचाया जाए, इतनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अगर बन सके भारत में, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो पहला हो गया, क्या बताया, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। दूसरा क्या बताया, एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और पेट्रोलियम रिजर्व जैसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व में इन्वेस्टमेंट करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो एक पहलू है ही, प्राइवेट सेक्टर का साथ तो लेना ही है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया जो भारत में एनर्जी की इस समय करंट सिनेरियो। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो मॉडल आंसर है जिसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है, करंट सिचुएशन बताएंगे, डेटा फैक्ट होगा, सरकार के प्रयास होंगे, लिमिटेशन होंगी और वे फॉरवर्ड होगा। ध्यान से देखिएगा, 7-8 मिनट में ये जर्नी कंप्लीट करेंगे। एनर्जी पर कुछ भी सवाल पूछ ले, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं और योजनाएं हैं, उनको भी कवर किया जाएगा, जो आपके एग्जाम्पल में वैलिडेशन में बहुत सहायक सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। देखो भैया, स्क्रीन इज विजिबल, आई एम ऑडिबल, आ रही है आवाज? इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, परेशान मत होना मित्रों। जो मैंने आपको इंट्रो में बताया एक्सप्लेन करके, वही इंट्रो में आप लिख सकते थे कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित है। आपूर्ति का विविधीकरण, खोज और उत्पादन यानी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन जैसी न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, और 2040 तक जो ग्लोबल डिमांड है उसमें भारत की हिस्सेदारी 25% हो जाएगी। भारत ऑलरेडी 3rd सबसे ज़्यादा इंपोर्टिंग कंट्री है, इसलिए भारत का जो टारगेट है वो 2025 तक 20% एथनॉल मिक्स करने का है,
जो पहले 2030 तक पूरा करना था, अब 2025 तक इसको एडवांस कर दिया गया है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी वाकई चैलेंजिंग और ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। अंग्रेजी में भी वहीं लिख दिया है, देख लीजिएगा। अब करंट सिचुएशन क्या है, चूँकि डेटा फैक्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है ऐसे GS3 के टॉपिक्स में। करंट सिचुएशन आप देख सकते हैं, इंडिया अभी फिलहाल के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, पेट्रोलियम का 3rd लार्जेस्ट है, और भारत सरकार का टारगेट है कि 35 से 40 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हर साल ऐड किया जाए, इजाफा किया जाए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक भारत होने वाला है, और कंजम्पशन जो है वो पूरी दुनिया में लगभग 13% एनर्जी कंजम्पशन पर एनम के हिसाब से बढ़ने वाला है। भारत को भी इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जनवरी 2025 तक का डेटा जो मैंने आपको बताया, भारत ने लगभग 217 गीगावाट, माफ़ करना 203 गीगावाट मुझे लगा था, 217 गीगावाट भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत ने 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया, ये करंट सिनेरियो में बता रहा हूँ, जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। खाली मॉडल आंसर के 4-4 पॉइंट पढ़ने से हॉलिस्टिक कवरेज नहीं होता है। करंट सिचुएशन आपको पता होना चाहिए। तो क्या पता ग्रीन हाइड्रोजन पे पॉलिसी ही पूछ ले तो आपको पता होगा कि 2023 में भारत सरकार ने जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, उसके ढेर सारे उद्देश्य थे। अगर ढेर सारे उद्देश्यों को मैं समराइज करूँ तो आप देखेंगे कि जो उद्देश्य था कि भाई 5 MMT यानी 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य है भारत का। अगर उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की बात करें, जो कंट्रास्ट आप दिखा सकते हैं GS6 के पेपर में भारत की और उत्तर प्रदेश के, वो 1 MMT यानी 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन का लक्ष्य है। उस हिसाब से देखा जाए तो 20% अकेले उत्तर प्रदेश महत्वाकांक्षी टारगेट है पूरा करने का। तो भारत और उत्तर प्रदेश में अंतर यह है कि भारत भी 5 MMT पर एनम का टारगेट रख रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, और उत्तर प्रदेश 1 MMT का रख रहा है। इसके अलावा भारत सरकार का टारगेट है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो। ये इन्वेस्टमेंट इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एनर्जी के स्टोरेज में, बैटरी टेक्नोलॉजी में, ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होगा। 6 से ज़्यादा लाख जॉब क्रिएट होंगी, और लगभग फॉसिल फ्यूल का जो हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम जैसी चीज़ों का 1 लाख करोड़ की हमारी बचत हो सकेगी। ठीक है, अब आगे अगर बढ़ें करंट सिचुएशन में, तो आप देखिए कि फिलहाल के लिए भारत सरकार विंड पावर, सोलर पावर, स्मॉल हाइड्रो, इन सब के मध्य में इतने मेगावाट का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 2024 के दिसंबर तक हासिल कर लिया है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप एक बार गो थ्रू हो जाना, बस खाली देख लेना कि सबसे ज़्यादा किसका है। तो अगर विंड पे कोई पर्टिकुलर पॉलिसी पूछ लिया, सोलर पे कोई पर्टिकुलर पॉलिसी पूछ ले, तो आप बता सको, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का मैं रिसर्च डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, तो उसके अनुमान के हिसाब से फिलहाल के लिए भारत 2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कंज्यूम कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, जो लगभग 7 मिलियन बैरल 2035 तक उसको ज़रूरत पड़ेगी 2023 के लेवल से। भारत सरकार की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्न बैटरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि भारत अगर मॉडर्न बैटरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी चीज़ों में भारत इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, उनको प्रमोट नहीं कर पाएगा, और इसका नुकसान ये होगा कि भारत अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। बायोफ्यूल को प्रमोट करना भी ज़रूरी है, अल्टरनेट जो व्यवस्था है ऑटोमोटिव, उसको भी प्रमोट करना जरूरी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसके लिए भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, वो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है वो दे रही है, फेम जैसी स्कीम चला रही है। इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो भी करना है। सप्लाई सिक्योरिटी को हमें बेहतर बनाना होगा, ये मैंने स्टैंडर्ड एंड पुअर के रिसर्च डॉक्यूमेंट से लिया है। अब अगर आप बात करेंगे कि भारत का फोकस एरिया क्या है, अभी 2025 में फरवरी के महीने में एनर्जी का इंडियन एनर्जी वीक बनाया गया। उस इंडियन एनर्जी वीक में भारत सरकार ने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन के लक्ष्य को हासिल करना है हमें। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि फिलहाल के लिए जो फॉसिल फ्यूल पर हमारी लगभग 55-60% डिपेंडेंसी है, उसको कम करके कम से कम उसको हासिल किया जाए। जो भी पेट्रोलियम का इंपोर्ट है उसको कम से कम किया जाए। जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसे कम किया जाए। ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मिशन, जिनके उद्देश्य 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का है, उन सब में भारत सरकार निवेश करने की कोशिश कर रही है। दूसरा भारत का लक्ष्य क्या है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का। भारत सरकार चाहती है जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोरेशन कर सकें, तेल की खोज कर सकें और प्रोडक्शन कर सकें, देश की अर्थव्यवस्था के लिए इंपोर्ट कम करने के लिए उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट के साथ, आप जो भी कह लो यार,
कि पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स से उतना इंपोर्ट नहीं करते थे, अभी टैरिफ वार होने लगा है, ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है, ट्रंप थोड़ा सा ट्रांजेक्शनल पार्टनर है अपना, तो उसके दबाव की वजह से कह लो या ज़रूरतों की वजह से भारत अब यूनाइटेड स्टेट्स से तेल और एलएनजी खरीदने पर सहमत हो गया है। और लगभग इंडिया ने कोशिश की है या उद्देश्य रखा है कि भारत के एनर्जी बास्केट में अगर 100 यूनिट एनर्जी का बास्केट है तो उसमें 15 यूनिट गैस का होना चाहिए, नेचुरल गैस का होना चाहिए, ऐसा भारत ने टारगेट रखा है। भारत सरकार एक स्टार्टअप और इनोवेशन भी चला रही है, अविन्या 25, इसको ज़रूर कोट करना, ये भारत सरकार का एफर्ट है, हिंदी में भी वही लिखा है, आप देख सकते हैं। भारत ने जो 2030 तक टारगेट रखा था कि जो एथेनॉल है उसको 20% 2030 तक हासिल करेंगे, उस लक्ष्य को एडवांस करते हुए 2025 तक ही अब ये टारगेट अचीव करने का निर्णय लिया है। पंचामृत में भारत ने जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करने भी के लिए भी एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी सिक्योरिटी, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में क्षमता निर्माण और उसके उद्देश्यों की प्राप्ति काफ़ी आवश्यक है। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक लेके जाना है 2030 तक, 45% तक कार्बन एमिशन कम करना है, इंटेंसिटी कम करना है 2030 तक, 50% डिमांड 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करना है, 2070 तक नेट जीरो, यानी कि जितना हमने कार्बन एमिशन किया उतना हमने एब्जॉर्ब कर लिया, ये होता है नेट जीरो। नेट जीरो पे एक सवाल पूछा जा चुका है प्रीलिम में। नेट जीरो का उद्देश्य यह नहीं होता है कि आपने कार्बन एमिशन ही बंद कर दिया। नेट जीरो का मतलब होता है जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उतना किसी न किसी रूप में ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी की मदद से, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की मदद से या और मॉडर्न अप्रोचेज की मदद से, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एफर्ट्स की मदद से वो आप एब्जॉर्ब कर लें, आप सिक्वेस्टर कर लें, ठीक है। अब ये सब तो करंट सिनारियो, करंट डेटा, करंट फैक्ट हमने आपको बता दिया। अब असली सवाल का खेल शुरू होता है, ये आपके ज्ञान के लिए था, आपको पता होना चाहिए। अब जो सवाल पूछा था उसने कि भारत में ऊर्जा सुरक्षा के प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, जो मैंने बताया यही सब प्रयास आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन और कुछ स्पेसिफिक आर्गूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश या राज्य की सरकारों ने मिल करके एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या क्या प्रयास किया है। नंबर 1, रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन। सबसे पहले उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा का बहुत ज़्यादा विस्तार करने की कोशिश की है, और वो नवीकरणीय ऊर्जा का जो विस्तार कोशिश की है, मैंने आपको बताया कि पंचामृत का जो टारगेट है उसी को कोट कर दो कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है भारत ने। अगर आप ये लिख दो कि एक पॉइंट भी काफ़ी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के टारगेट को भी अचीव करने की भारत कोशिश कर रहा है। दूसरा, एनर्जी जो बास्केट है, एनर्जी के जो तत्व हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है भारत, जैसे कि उसमें बायोगैस भी हो, इसमें कोल भी हो, उसमें विंड भी हो, उसमें सोलर भी हो। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत ने काफ़ी एफर्ट किए हैं। लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर एनर्जी, पीएम कुसुम जो बिजली घर घर पहुंचाने की रूफटॉप सोलर स्कीम है, इन सब में भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा निवेश किया है। और आज उसी का नतीजा है कि लास्ट मंथ भारत सरकार का डेटा है कि 46% रिन्यूएबल एनर्जी से हमारा इस समय लक्ष्य हासिल हो रहा है। और फिलहाल के लिए 217 हो गया है, वो बढ़ करके 217 गीगावाट एनर्जी हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करने में सक्षम हो पाए। हाइड्रोजन एनर्जी की पॉलिसी बनाने के बाद हमने हाइड्रोजन एनर्जी में भी काफ़ी इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। तीसरा जो डायमेंशन होगा एनर्जी सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए सरकार की क्या पहल है, वो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने जो आपको 4 पिलर शुरुआत में बताए हैं उन्हीं 4 पिलर पे मॉडल आंसर तैयार किया गया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत सरकार ने मजबूत कैसे किया है। वन नेशन वन ग्रिड जो पहल है, वन नेशन वन ग्रिड जो पहल है उसको भारत सरकार ने मजबूती से और प्रायोरिटी दिया है, ताकि कहीं पे भी एनर्जी फॉर्मेशन हो तो वो सारा बिजली आकर के उसी ग्रिड में आ जाए। जिससे कि मान लो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मान लो हाइड्रो पावर जनरेट हो रहा है, तो हाइड्रो पावर सहारनपुर में जनरेट हो रहा है, एक छोटे से इलाके में जनरेट हो रहा है, रन अप द रिवर कोई प्रोजेक्ट है मान लो, तो यहाँ पे मान लो 100 मेगावाट भी बिजली का उत्पादन हुआ तो ग्रिड में सीधे चलेगी। और अगर ये डिमांड कहीं मध्य प्रदेश में है तो सीधे सीधे उस ग्रिड से बिजली मध्य प्रदेश को सप्लाई कर दी जाए। ऐसा ना हो कि एनर्जी यहाँ पे फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन वो ग्रिड में नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में मैच हो रहे हैं। सरकार ने एनर्जी एक्सचेंज भी शुरू किया है ताकि रियल टाइम पे एनर्जी की डिमांड और सप्लाई को मैच किया जा सके। एक ज़माना था, अभी कुछ ही साल पहले की बात है, कि जब दिवाली आती थी और दिवाली में कितनी डिमांड होगी, गर्मी में कितनी डिमांड होगी, जो डिस्कॉम्स होते थे यानी कि ऊर्जा वितरण कंपनियां जो होती थी उनको पता नहीं होता था, लेकिन डिमांड बहुत बढ़ जाती थी। फिर उनकी सब मांग बढ़ती थी। जो डिस्कॉम क्या करते हैं, एनर्जी का वितरण करते हैं, एनर्जी की सप्लाई करते हैं आपके घरों में, लेकिन एनर्जी पैदा करने वाले, बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां दूसरी हैं। वो थर्मल पावर स्टेशंस, विंड पावर स्टेशंस अलग हैं। तो मान लो कि डिस्कॉम को 100 यूनिट की ज़रूरत पड़ी दिवाली के दिन, लेकिन पहले से इन्होंने बताया नहीं था रिलायंस को, अडानी को,
पहले कहा था भाई मुझे सिर्फ 70 चाहिए, लेकिन दिवाली की वजह से, ईद की वजह से डिमांड बढ़ गई। अचानक से उन्होंने बोला कि मुझे 100 चाहिए। अलग अलग डिस्कॉम्स ने 100 डिमांड करनी शुरू कर दी। सप्लाई मिसमैच हो गया क्योंकि उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन था नहीं, पहले आपने बताया नहीं था। अभी क्या है कि रियल टाइम पे डेटा अपडेट होता रहता है, कौन से सेक्टर में, कौन से क्षेत्र में, किस डिस्कॉम को कितना एनर्जी चाहिए, वो सब अपडेट होता रहता है। पहले से ही आप बुक करा सकते हो एनर्जी। पूरा जैसे शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है वैसे एनर्जी मार्केट की भी ट्रेडिंग होती है। इससे चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। रियल टाइम पे डिमांड और सप्लाई को अब मैच की जा सकती है, मैच किया जा सकता है, तो भी एक बहुत बड़ा सुधार है। चौथा जो आप लिख सकते हैं इसमें आर्गूमेंट, वो लिख सकते हैं पॉलिसी रिफॉर्म और इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, यानी कि नीतिगत सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत सरकार ने नीतिगत सुधारों को करने के लिए क्या किया है, जो कोयला खनन था, पहले इसमें जो कोल इंडिया लिमिटेड का मोनोपोली हुआ करता था, उस मोनोपोली को कम करते हुए प्राइवेट सेक्टर को भी ढेर सारे पट्टे, ढेर सारे ई बिडिंग भारत सरकार ने की है। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने का फायदा ये हुआ है कि जो एक टर्म यूज होता है मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एमपीटी, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं प्राइवेट क्षेत्रों के मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से अब कोयला निकालना ज़्यादा इको फ्रेंडली हो गया है। कोयले में जो पर यूनिट एक्सट्रैक्शन होता था वो ज़्यादा बढ़ गया है। कोल गैसिफिकेशन के टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाया है। कोल वॉशिंग जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाई हैं, डीसल्फ्राइजेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाई हैं, और इसकी वजह से अब कोयला उत्खनन रेवेन्यू की दृष्टि से भी, एनर्जी की दृष्टि से भी, नेशनल इंटरेस्ट की दृष्टि से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। भारत सरकार ने एक और काम किया है कि न्यूट्रल रहते हुए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हुए, अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, अपने एनर्जी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए रूस जैसे देशों से तेल आयात करना शुरू किया है। और सिर्फ रूस ही नहीं, एनर्जी इंपोर्ट को भी डाइवर्सिफाई किया है। अब हम मैक्सिको से भी तेल खरीद रहे हैं, रूस से भी खरीद रहे हैं, वेनेजुएला से भी खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, हम सेल गैस भी खरीद रहे हैं, हम गल्फ़ के कंट्रीज से भी तेल खरीद रहे हैं। किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। और इसका परिणाम ये होगा कि 1973 जैसा कोई एनर्जी क्राइसिस गल्फ़ कंट्रीज़ में आए, या बाद में लेटर फेज में 90s में कोई वार हो जाए, गल्फ़ वार हो जाए, तो भारत पे एनर्जी क्राइसिस नहीं आएगी, भारत में इन्फ्लेशन नहीं आएगी। और इसी इन्फ्लेशन के एक डेटा को भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पेश किया, जो मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, कि अमेरिका में 36%, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में 8%, कनाडा में लगभग 20% तेल की कीमतों में उछाल देखा गया 2021 से 2020 से 2022, 21 से 23 के दौरान। लेकिन भारत में ये उछाल जो है लगभग 3% के आसपास रहा। ये दिखाता है कि भारत ने अपने एनर्जी जो बास्केट है, एनर्जी जो डिमांड है, उसको मैनेज करने में सफलता हासिल किया है। इसके 3 कारण हैं। पहला, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, एनर्जी इंपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग कंट्री से। तीसरा, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भी थोड़ी सी कटौती की है, जिसकी वजह से भी थोड़ी कीमतें कंट्रोल में रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस, कॉपरेशन, इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे प्रयास किए हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा क्या है, अब भी 55% हम टोटल एनर्जी का कहाँ से हासिल करते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या फॉसिल फ्यूल से। अब भी हम जितना भी तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 80% हम दूसरे देशों से ही आयात करते हैं। यानी क्रूड ऑयल अगर 100 यूनिट हम खर्च करते हैं तो उसमें से हम 80 यूनिट दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। इसी वजह से भारत दुनिया में तीसरा सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री बन गया है तेल का। इसकी चुनौतियाँ, रिन्यूएबल एनर्जी की जो चुनौतियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। पहला चुनौती क्या है कि जहाँ जहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, वो सभी यूनिट्स, वो सभी स्टेशंस, वो सभी एरियाज ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। ग्रिड से कनेक्टेड ना होने की वजह से फिर डिमांड सप्लाई मिसमैच होती है। दूसरा, शुरुआत में विंड पावर जैसे एफर्ट्स को लागू करने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अपग्रेडेड और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ती है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है। ये सारी चैलेंजेस जो हैं वो भारत को फेस करना पड़ता है, जिसके लिए हम अपना जो एस्पिरेशनल जो टारगेट है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जियो पॉलिटिकल रिस्क अब भी है कि रूस यूक्रेन वार हो गया, हमने रूस से इम्पोर्ट जारी रखा, हमें डर था कि कार्डसा के तहत काउंटरिंग द एनिमीज थ्रो सैंक्शन कुछ करके है ऐसा, जो अमेरिका का कानून है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी है, थ्रो सैंक्शन ऐसा करके है कार्डसा। तो इस तरीके के जो कार्डसा एक्ट था उससे हमें एग्जम्पशन बाद में मिल गया, लेकिन चुनौती थी अगर कार्डसा के तहत हम पे सैंक्शन लग गया तो निश्चित तौर पे हमारा
हमारी जो एनर्जी कंपनीज हैं वो प्रभावित होंगी। और ऐसा हुआ भी। भारत की कुछ एनर्जी जो कंपनीज हैं उनको बैन किया अमेरिका ने। इसलिए बैन किया क्योंकि अमेरिका को डाउट था कि वो क्या कर रही हैं कि रसिया से सस्ता तेल लेकर के, और न्यूज़पेपर पढ़ लेना इंडियन एक्सप्रेस गूगल करके कि इंडियन एनर्जी कंपनीज बैन ड्यू टू वायलेटिंग क्या है अमेरिकन नॉर्म्स ऑन इम्पोर्टिंग ऑफ ऑयल। तो क्या है कि रसिया से हम सस्ता तेल इंपोर्ट करते थे, और उस तेल को क्या कर रहे थे, हम प्रोसेस कर रहे थे, मतलब कि रिफ़ाइन कर रहे थे। रिफ़ाइन करके हम अलग अलग कंट्रीज में सेल कर रहे थे। और अमेरिका ने हमको एग्जम्पशन सिर्फ इसलिए दिया था कि हम भाई अपने सेल्फ ज़रूरत के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमने जब ऐसा करना शुरू किया, यूरोप की कंट्रीज में सप्लाई किया, बाहर की कंट्रीज में सप्लाई किया, तो कुछ कुछ कंपनीज को बैन भी किया था। तो ये भी हमें डर था। जियो स्ट्रेटजिक जियो पॉलिटिकल वजहों से हमें कई बार चैलेंज का सामना करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1973, दूसरा उदाहरण है 1990s। 1990s की डिकेड में, स्पेशली 80s की डिकेड से शुरू हो गया था। जो गल्फ एरियाज में जो चैलेंजेस थे, इसकी वजह से कीमतें बहुत बढ़ गई थी पेट्रोलियम की, हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ रहे थे। एशियन प्रीमियम का संकट अलग से था क्योंकि तेल पे एशियन प्रीमियम लगता था। भारत चाइना जैसे देशों से ज़्यादा पैसा लिया जाता था तेल इम्पोर्ट पर, अमेरिका से नहीं। और इन सभी वजहों से भारत में डॉलर की कमी हो गई, और जो हमारा फॉरेक्स था वो लगातार कम होता रहा। एक हफ्ते से भी कम समय का हमारे पास इम्पोर्ट के लिए डॉलर बचा हुआ था, जिससे कि भारत में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई 1991 का, और बाद में एलपीजी रिफॉर्म आया। आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर जो प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का, वो आपको पता ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं। सब बोल बचन है, एक डायमेंशन हालांकि लिख देना खाली अपने आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए, नथिंग एल्स। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मैंने आपको 4 पिलर बताए हैं, वहीं वे फॉरवर्ड में लिखना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब इंट्रो में बता दिया है। फिर भी रिन्यूएबल एनर्जी में भारत को और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, स्पेशली बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में। आने वाला जो फ्यूचर है वो बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पे बहुत हद तक निर्भर करेगा, और उसको पूरा करने के लिए भारत को रेयर अर्थ मेटल भी चाहिए। उसको पूरा करने के लिए भारत को कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे कि जो बैटरी स्टोरेज है वो बहुत सस्ता पड़े। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल, जिस हाइड्रोजन एनर्जी की आप बात करते हैं, जिस आप फेम इंडिया की बात करते हैं, उसको पूरा करने के लिए हाइड्रोजन एनर्जी एक बहुत शानदार विकल्प हो सकता है। और इसके लिए हाइड्रोजन फ्यूल को स्टोर करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो फ्यूल है उसके लिए स्टोरेज में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, आसानी से होता नहीं, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत लो टेम्परेचर पर उसको रखना पड़ता है। तो इसके लिए स्टोरेज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वो भी इंडिजिनस, ताकि इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो सके। तो भारत को ये प्रयास करना है। दूसरा, इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जो एक रिसर्च पेपर है वो कहता है कि 80% जो अभी हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे, स्पेशली पेट्रोलियम पर, वो 2035 तक आते आते 96% हो जाएगा। और अगर इससे भारत को कम करना है तो भारत को E&P की पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करो, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करो। दिक्कत यह है कि भारत में इतनी घनी पॉपुलेशन है, भारत में इतना लैंड नहीं है कि हर जगह आप एक्सप्लोर और प्रोड्यूस कर पाओगे। जनसंख्या इतनी बसी हुई है, विरोध होना शुरू हो सकता है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक सेल गैस की टेक्नोलॉजी है। भारत सरकार ने सेल गैस की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए साउथ इंडिया में कृष्णा गोदावरी के एरियाज में सेल गैस डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? एक तो फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। दूसरा, हार्ड सेल जो होता है उनको सेल्फ फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है, यानी कि बहुत बोर करते हैं ज़मीन के अंदर, चट्टानों को तोड़ करके, फिर उसमें एक केमिकल होता है जो पानी की सहायता से डाला जाता है अंदर, और फिर वहाँ से सेल गैस निकलता है जिसको कैप्चर किया जाता है। इसका नुकसान क्या है कि ग्राउंड वाटर पूरा पोल्यूट हो जाता है, पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, और वहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको कैंसर, ढेर सारी बीमारियाँ हो सकती हैं इन केमिकल्स की वजह से। तो सोशल अनरेस्ट शुरू हो गया सेल गैस टेक्नोलॉजी की वजह के कारण, या सेल गैस के एक्सट्रैक्शन के कारण। तो भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें क्लीन टेक्नोलॉजी यूज हो, केमिकल का यूज कम से कम हो, और सोशल इम्पैक्ट कम से कम हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो। तो ये भी करना पड़ेगा। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हो गया। स्ट्रेंथनिंग एनर्जी एफिशिएंसी। अब क्या हो रहा है कि अब हमारे घर में एसी फैन मान लो कुछ भी चल रहा है। अब दिक्कत ऐसी है कि एक ज़माना था कि लोग ठंडी होती थी फिर भी 16 डिग्री पे एसी चलाते थे और कंबल ओढ़ करके मस्त मज़े में रहते थे, पूरा नॉर्वे और फिनलैंड का मज़ा लेते थे। तो भारत सरकार ने जो नए एनर्जी कोड डेवलप किया है उसमें एक उनका ये भी प्रावधान है कि 25 डिग्री से नीचे आएगा ही नहीं एसी, आप कुछ भी कर लो। तो हाँ बिल्कुल 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है, 25 डिग्री पे रखो, नहीं 25 तो कम से कम 20 पे तो रखो ही भाई। काहे को आपको 16 डिग्री का मजे लेना है? एक, क्योंकि गांव वाले तो वैसे भी रहते हैं बेचारे, नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को डेवलप करो। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये काम कर रही है। और एक था उन्नत ज्योति
अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल, उजाला जो स्कीम था, ये इसी का नमूना था कि बाकी जो बल्ब थे उनकी तुलना में कई % कम एनर्जी ये कंज्यूम करती थी, जो पूरी दुनिया में हमने ढेर सारा LED डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ऐसे एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस को डेवलप किया जाए, उनको न सिर्फ डेवलप किया जाए बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दिया जाए, जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन में कमी आए। ठीक है, तो हम ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बन पाएंगे। और सिर्फ घरों को नहीं, सिर्फ होम कंजम्पशन या सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो उद्योग हैं, उनको भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। पावरलूम, टेक्सटाइल, आप जहाँ भी देख लीजिए, या बाकी इंडस्ट्रीज जो है, पुरानी मशीनें चल रही हैं, ढेर सारी बिजली खपत कर रही हैं। इसकी वजह से उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो वहाँ पे भी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। एक नया जो मैंने आपको लिखा था ऊपर MPT, इसको कोट करके जरूर आना, इंट्रोडक्शन ऑफ मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। भारत को आज ज़रूरत है कि कोयला उत्पादन अगर हम कर रहे हैं तो मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत कम वेस्टेज किए। जैसे मान लो ये कोयले की एक पूरा कोल बेड हमने किसी को एलोकेट कर दिया। अब इस कोल बेड में एक कंपनी है, भारतीय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, ये 100 यूनिट कोयला निकालेगी। वहीं दूसरी कंपनी ऑस्ट्रेलिया या जापान की है, वो 150 यूनिट कोयला निकालेगी। तो उनके पास मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है कि उतने ही एरियाज में बहुत कम वेस्टेज किए हुए बहुत सारा कोयला वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इससे वेस्टेज भी कम होगा, इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा, क्योंकि भाई कम एरियाज एलोकेट करने पड़ेंगे ज़्यादा आउटपुट के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगला क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी। आप लोगों के मन में कुछ सवाल आया होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी, अरे उसका तो बड़ा तूफान आ गया, ये दुर्घटना होगी, वो दुर्घटना होगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक फॉरेन आर्टिकल था किसी फॉरेन राइटर का, और उसमें एक जो सजेशन उनका था जो मुझे बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को, या भारत जैसे देश नहीं, पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि अपने पास जितने भी एनर्जी के तरीके हैं, अपने पास जितने भी एनर्जी के ऑप्शन हैं, उन सबको बचा के रखें, उन सबको डेवलप करते रहें। क्यों? आज जो न्यूक्लियर एनर्जी आपको इतनी बुरी लग रही है, जब से फुकुशिमा दाइची हुआ, उसके पहले भी चेरनोबिल हुआ, आपको जो तकलीफ दे रही है कि भाई इससे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ साल पहले तक यही एनर्जी का फ्यूचर कहा जा रहा था। और इंडिया लगातार NPT में शामिल होने के लिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से वेवर हासिल करने के लिए 1, 2, 3 डील के लिए लालायित हुआ करता था। आज भारत को लग रहा है नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य नहीं है, या दुनिया के देशों को लग रहा है न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य नहीं है। इसलिए जर्मनी जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, इवन जापान जैसे देश इसको कम कर रहे हैं लगातार। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सीडेंट प्रोन है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सीडेंट हो सकता है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको डिस्पोज करना एक बड़ी चैलेंज है। लेकिन कल को 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर आएगी जिससे रेडियो एक्टिव वेस्ट को बहुत अच्छे से डिस्पोजल किया जा सकेगा या रीयूज किया जा सकेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर आएगी जिससे 9.5 रिक्टर स्केल नहीं, 12.5 भी रिक्टर स्केल का तूफान, भूकंप आ जाए तो भी वो जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो वैसे ही खड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसकी वजह से जो वहाँ के आसपास का जो वाटर है वो कम से कम पोल्यूट होगा, वहाँ के लोगों को कम से कम इम्पैक्ट करेगा। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने में समय लगता है, इसलिए एनर्जी बास्केट में डाइवर्सिफिकेशन रहना चाहिए, सभी प्रकार की एनर्जी का रोल होना चाहिए, थोड़ा ही रहे बट होना चाहिए। उसमें लगातार जो रिसर्च है वो चलता रहना चाहिए। और भारत सरकार ने इसी दिशा में बहुत शानदार प्रयास किया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को भारत और रिसर्च करके और इसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अभी 3-4 महीने पहले मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, अगर आपको पता होगा। और ये कॉन्सेप्ट होमी जहांगीर भाभा के समय में था। अगर आपने रॉकेट बॉयज देखा हो मूवी तो समझ में आएगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो बहुत शानदार भारत का प्रयास है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन में हम अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाए, और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है मैंने लेक्चर में बहुत बार पढ़ाया है, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, फिर अलग अलग और टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, बट बेसिकली 3 याद रखना, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू, ब्लैक और ग्रीन। तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब सिंपल होता है कि जो आपने ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादन करने के लिए जो सोर्स यूज किया है वो भी ग्रीन है, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो तो ग्रीन है ही। जैसे कि पानी, तो पानी का अपना O2 और H जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है। इसकी वजह से जो एनर्जी बनती है वो बहुत क्लीन होती है, और आपने जो सोर्स यूज किया वो फ्रेश वाटर या जो भी वाटर आपने यूज किया, इसकी वजह से वो भी क्या है, ग्रीन सोर्स ही है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके, ज़्यादा स्टोरेज टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके, बैटरी टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट करके हम इसको फ्रक्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है भारत सरकार ने 2023 की जो पॉलिसी है उसके तहत। इतना करने के बाद ये चैलेंजेस था जो आपने बता दिया है। अब आते हैं, बात करते हैं, ये भी फॉरवर्ड आपने बता दिया है, आई थिंक ये भी फॉरवर्ड था। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन हमने 2 तरह से रखा है। एक कंक्लूजन डेटाबेस रखा है, दूसरा कंक्लूजन सिंपल बोल वचन रखा है। बोल वचन वाला कंक्लूजन क्या है
India has made commendable progress in achieving energy security through policy reforms, renewable energy expansion, and infra development. However, challenges such as overdependence on fossil fuels, geopolitical risk, and environmental concern must be addressed. इतना कर लो बहुत, या चाहो तो ये वाला लाइन हटा करके हाउएवर वाला ये वाला लाइन जोड़ दो. अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विल बी क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी. तो 2-3 लाइन में आपका कंक्लूजन शानदार हो गया. या फिर टाइम बिल्कुल नहीं तो ये कट कर दो, खाली यही वाला, इंडिया नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट इंटीग्रेट ब्ला 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 ब्ला. दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा. भारत ऊर्जा संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, लेकिन दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण 2023 में 89% की तुलना में 2035 तक इसका आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता 96% बढ़ने का अनुमान है भारत को. अच्छा, ये वाला जो डेटा है आप इसको चाहो तो यूज करो, इसको चाहो तो कट कर दो अगर आपने इंट्रो में यूज कर लिया है. खाली आप इतना भी अगर यूज कर लोगे 2 लाइन पे तो भी आपका शानदार कंक्लूजन तैयार हो जाएगा. भारत को सड़क परिवहन, गैसीकरण, ई मोबिलिटी जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने, जैव ईंधन वृद्धि और कच्चे तेल की आपूर्ति के डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में कार्य करने की जरूरत है. तभी ये ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेगा. क्योंकि सवाल था एनर्जी सिक्योरिटी पे, अगर आप अंत एनर्जी सिक्योरिटी से करोगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि आपने जो पूछा था उसको लास्ट तक एड्रेस किया है, कहीं भी आप डेविएट नहीं हुए हैं. तभी ये ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेगा तथा एक स्थिर अर्थव्यवस्था, स्टेबल इकोनॉमी. क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जब होती है ना तो इन्फ्लेशन से लेकर के सारी जो इकोनॉमी है चौपट हो जाती है. ठीक, क्योंकि बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता है. बिना ऊर्जा के तो मैं बैठ के पढ़ा भी नहीं पाऊंगा. तभी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेगा तथा एक स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकेगा. तो ये आप कंक्लूजन लिख सकते हैं. ठीक है भैया, मुझे नहीं लगता है कि अब इस पर और ज़्यादा बहुत बताने की ज़रूरत है. कंसंट्रेशन थोड़ा ठीक रहा होगा तो आपको ज़्यादा समझा होगा, कंसंट्रेशन ख़राब रहा होगा तो कम समझा होगा. दोबारा देख लेना. ले दे करके 40 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 1.5 पे देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 30 मिनट. और उसमें भी 5-7 मिनट बकर किया है मैंने, तो बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग. इसके बावजूद कोई सवाल बचा हो तो आप पूछिए, या कोई महान अगर आपका पॉइंट है तो बता दीजिए. सर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले. उसमें ये लिखा हुआ था कि इंडिया को रीन्यूएबल के बजाय सबसे पहले अपने डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए. और क्योंकि जैसा चाइना ने कर लिया डेवलपमेंट, और वो अब उसने भारत हासिल कर लिए ताकि रिन्यूएबल्स जो भी एनर्जीज है उनको डेवलप कर सके. इंडिया को अभी फोकस करना चाहिए, मतलब अभी डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए ताकि वो एक एबिलिटी हासिल कर सके और बाद में रिन्यूएबल. आपका समझ गए. सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ये पूरे के पूरे ढेर सारे इंस्टीट्यूट इस अल्टरनेटिव मॉडल की तरफ इशारा करते हैं कि पूरी दुनिया ने ढेर सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, ढेर सारे अपने थर्मल पावर प्लांट लगा लिए, कार्बन फुटप्रिंट जिसमें ज़्यादा होता वो सब करके उन्होंने प्रॉफिट कमाया, इकोनॉमी को डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और आज वो ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. तो क्या भारत को डेवलपमेंट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल बहुत स्वाभाविक सवाल है. और भारत सरकार इसी को दिखाते हुए दुनिया से कहती है हम तो जम के कोल यूज करेंगे, हम तो जम करके अपना कार्बन एमिशन करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो कार्बन एमिशन का टारगेट है वो आपकी तुलना में बहुत कम है. अभी पर कैपिटा जो कार्बन एमिशन है भारत का दुनिया में वो सबसे लोवेस्ट. 150 अरब की आबादी उतना कार्बन एमिशन नहीं करती है मिला करके जितना चाइना करता है. चाइना से हम लगभग 1/3 1/4 ही कार्बन एमिशन खाली करते हैं. अमेरिका से तो और भी कम करते हैं काफ़ी पर कैपिटा की अगर बात की जाए. तो ये सब जो कारण है वो भारत सरकार को मोरल पावर देते हैं कि वो आराम से कार्बन एमिशन कर सके, अपने डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके. लेकिन 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 भारत बेवकूफ़ नहीं है. भारत को ये पता है कि भाई दुनिया को चिढ़ाने के लिए या अपना दावा ठोकने के लिए हम कार्बन वाली टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू रख सकते हैं, कार्बन एमिशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, हम अपने डेवलपमेंट के मॉडल को जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं. लेकिन लेकिन क्या भारत इस तरीके का मॉडल अफोर्ड कर सकता है लंबे समय के लिए? क्या ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो सिर्फ दुनिया पे इम्पैक्ट करेगा, भारत पे नहीं करेगा? कोफी अन्नान कहते थे इफ़ वी अनेबल टू स्विम टुगेदर वी विल सिंक टुगेदर. अगर हम साथ में तैर नहीं सके तो हम साथ में डूब जरूर जाएंगे. इसलिए भारत अभी से तैयारी कर रहा है ताकि वो आने वाली फ्यूचर में एनर्जी ट्रांजिशन के लिए संघर्ष न करे, आने वाले फ्यूचर में क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए संघर्ष न करे. तो भारत अभी से प्रयास कर रहा है. हालांकि भारत ने जितने भी एनर्जी कटौती उसमें कार्बन एमिशन में कटौती या जो कोल वेस्ट जो पावर प्लांट्स हैं या जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है उसमें जो भी रिडक्शन का टारगेट रखा है वो 2045-2030 के टारगेट के हिसाब से रखा है. और ऐसा इसलिए किया है ताकि आने वाले कुछ सालों तक हम अपना एमिशन जम करके बढ़ाएंगे, अपना प्रोडक्शन जम करके बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट जम करके करेंगे और बाद में उस लेवल से हम रिडक्शन करना शुरू करेंगे.
लेकिन भारत अगर ये सोचे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो भैया कार्बन एमिशन ही करते रहेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का वही मॉडल रखेंगे जो अमेरिका ने 100 साल पहले रखा था, 200 साल पहले रखा था, तो फिर इसका नुकसान ये होगा कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह जाएगा। भारत आज जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहा है, भारत को अभी से कोशिश करनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी हो। अदरवाइज नुकसान क्या होगा, भारत आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, आने वाले समय में वो टेक्नोलॉजी कम्पिटिटिव नहीं रह जाएगी, हमारी इकोनॉमी ही कम्पिटिटिव नहीं रह जाएगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी अलग अलग टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगी, कार्बन टैक्स लगा देगी, फिर हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। अभी से ही यूरोप के देशों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है कि वो देश जो कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं, जो क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं, उनकी कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, तो उनसे जब भी कोई गुड्स आएगा, कोई सर्विस आएगा, तो हम क्या करेंगे, उस पर ड्यूटी लगाएंगे, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएंगे। भारत सरकार इसका विरोध कर रहा है, लेकिन अगर भारत ने क्लीन टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं यूज किया तो आने वाले 50 साल में पूरी दुनिया क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही होगी, भारत ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो बास्केट है, वो कॉम्पिटिटिव ही नहीं रह जाएगा, और एनवायरमेंट का जो प्रॉब्लम है वो तो होगा ही होगा। इसलिए जो आपका आर्गूमेंट है, वो आर्गूमेंट मोरल दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से बहुत सही है, लेकिन अगर एनर्जी की ज़रूरतों को, इकोनॉमी की ज़रूरतों को और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाने की चलने की बात की जाए, या एनवायरनमेंट की कंसर्न की बात की जाए, तो वो जो आर्गूमेंट है वो बेकार है। ठीक है, तो इसे आंसर में नहीं लिख सकते, मतलब यार नहीं लिखना ये चाहिए। तब लिख सकते हैं जब उस कहीं पे बहुत जोरदार समर्थन करना पड़े, कोई ऐसे ऐसे टाइप का हो, लेकिन उसको कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। वो कंक्लूजन नहीं, वो फ्यूचर नहीं हो सकता है, वो फ्यूचर नहीं हो सकता। जैसे मैं हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है, संचित ज्ञान है पिछले कुछ सालों का, मैं उसका यूज करके रोज पढ़ा सकता हूँ, रोज बकर कर सकता हूँ, और दूसरों से बहुत अच्छी बकर कर सकता हूँ, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं 1 साल बकर करूंगा, 2 साल बकर करूंगा, लेकिन धीरे धीरे मेरा ज्ञान आउटडेटेड होता जाएगा। इसलिए मुझे रोज पढ़ने की जरूरत है, वो भी बाकी जो टीचर्स हैं उनसे कम से कम 10 गुना। क्यों? क्योंकि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे सस्टेन करना है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना सारा पढ़ता हूँ इसलिए कि ज्ञान दिखाने के लिए? नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी मुझे पता है। हर तरीके के कंटेंट पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं दुनिया में स्टैंड कर सकूँ, ताकि मेरा व्यक्तित्व और बेहतर हो सके, इवॉल्व कर सकूँ। तो भारत की इकोनॉमी भी, दुनिया के देश भी वही मॉडल अपना रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को करेंगे तो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, हम आउटडेटेड, आउटमोडेड हो जाएंगे, दुनिया में हम कहीं नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है ना? तो जो आपका आर्गूमेंट है वो सिर्फ एक पक्ष है, जो मोरल पक्ष है। हकीकत में प्रैक्टिकलिटी जो है ना, अभी से टैक्स लगाना शुरू कर दिया, कार्बन टैक्स, तो हमें compete करना पड़ेगा उन्हीं के हिसाब से। ठीक है, ऐसा है। कोई नहीं पूछेगा बचपन में तुमको सेरेलक मिला था, कॉम्प्लेन मिला था कि नहीं। आज तुम्हारी मसल मजबूत नहीं रहेंगे तो तुम पिट जाओगे। ठीक है, और एक और पॉइंट है, इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 2 एक्ट को अमेंड किया हुआ है। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी एक्ट सवाल क्या है, और वो छोड़ दो, सवाल क्या है? सर ये दोनों पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेके एक पॉइंट था मेरे भाई, पॉलिसी रिफॉर्म था ना, आपने देखा ना एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या पॉलिसी रिफॉर्म किया, तो उसमें डाल दो एक पॉइंट, क्या दिक्कत है? उसके एक सब पॉइंट डाल दो। पॉलिसी रिफॉर्म था ना, नीतिगत रिफॉर्म्स, तो उसमें एक सब पॉइंट डाल दो। एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत पीपीपी मोड में या प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित कर रहा है, तो डाल दो उसमें, जो भी फैक्ट हो आपके पास। और कोई मित्र? अरे हाइड्रोजन पॉलिसी में यूपी की पॉलिसी ऐड कर दो। जो सोलर एनर्जी का टारगेट है यूपी का कर दो, 22,000 मेगावाट। जो टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यूपी का यूज कर लो। जो सोलर एनर्जी की पॉलिसी है, सोलर मॉडल सिटी है, वो यूपी का यूज कर लो। जहाँ जहाँ इंडिया दिख रहा है वहाँ वहाँ यूपी से रिप्लेस करो, उनके एग्जाम्पल को लेके आओ। 5 MMT की जगह 1 MMT कर दो। फेम की जगह उनकी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो यूज कर लो। ठीक है, बायो पॉलिसी उनकी 2023 की है, वो यूज कर लो, 22-23 की जो भी है। ठीक है, वो तो GS6 में पढ़ाया है ढेर सारा, कंपैरिजन भी कराया। GS6 जब भी मैंने पढ़ाया है तो मैंने PDF सब उस पर एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाता है। जब भी मैंने GS6 पढ़ाया है, मैंने GS3 के साथ कंट्रास्ट किया है। कभी भी GS6 में मैंने सिर्फ यूपी का नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि यूपी का इतना बहुत सारा एग्जाम्पल आपके पास होगा नहीं, तो कंट्रास्ट अगर करा दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा तुम्हें आता है, देखो देश दुनिया, उत्तर प्रदेश के बारे में, दोनों के बारे में आपका अध्ययन अच्छा है, इसलिए कराया है। ठीक है भैया, फिर हो गया शायद सवाल सबका। सम्राट काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी फ़ायदे का है। अगर आपको लगता है तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलो कि तुम्हारा कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगा, पढ़ लो। आधा 1 घंटा देना है, उसके लिए मास्टर बहुत मेहनत करता है, तो बोल देना। ठीक है, चलो, शुभ रात्रि।